नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक को ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज़ में, वन शॉट के इस वीडियो में एनसीईआरटी को पूरा एक एक लाइन को कवर किया जा रहा है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी के सेक्शन में आपको मैंने करवा दिया है एनिमल टिश्यू। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखिए, बहुत अधिक पुराना मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो 2024 में जो वैकेंसी आई है जिसका पेपर आप लास्ट दिसंबर 2024 और 2025 में हुआ है, जिसमें स्पेशली एग्जामिनेशन जहाँ साइंस का रोल बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि एएलपी का पेपर हो गया, जेई का पेपर हो गया और आपका टेक्नीशियन की जो पेपर है, ग्रुप डी तो अभी हुआ नहीं है। इन तीनों एग्जामिनेशन में साइंस का 20, 25 और 30 क्वेश्चन वेटेज रहा है, टेक्नीशियन में तो 40 रहे हैं। तो केवल एनिमल टिश्यू से और आपका प्लांट टिश्यू से, ये दो टॉपिक से आपको इस ईयर 24 क्वेश्चन रहे हैं। ये तीनों एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे 2018 से लेकर 2022 का जो पेपर रहा, यहाँ पे भी 30-30, 35-35 क्वेश्चन आप किताब जब अगर परचेस किए होंगे तो देख लिए होंगे। बाकी ये लेटेस्ट अभी बुक्स में आई नहीं है, लेकिन हमने एनिमल टिश्यू करवा दिया है थ्योरेटिकल पूरा एनसीईआरटी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 के भी, 18 के भी, 22 के भी, मतलब जो अभी पेपर हुए हैं 2018 से लेके 25 तक की पूरी क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक करा दिए गए। थ्योरी पहले, फिर उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसी प्रकार आज भी हम लोग क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक को पूरा खत्म करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में इसके कम से कम, जैसे कि एनिमल टिश्यू में हमने 50 क्वेश्चन करवाए आपको, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसी प्रकार हम लोग पादप उत्तक के भी कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे। और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की हर एक लाइन से मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बाकी देखिए, क्वेश्चन आपको जो कंटेंट जो मैंने रेडी किया भाई, इतने शानदार वे में डिजाइन की गई है कि एनसीईआरटी का तो वो हर एक लाइन जो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, ये नोट्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप चाहते हैं, अगर फ्री पेमेंट कर सकते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। फटाफट चीजें वहां पे आपको खत्म करवा दी गई है अच्छे से, या फिर यूट्यूब पे बने रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती चली जाएगी। ये आपकी मर्जी। अगर बहुत कम फी है, 500 में पूरी कंप्लीट साइंस एनवायरमेंट के साथ, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी के पेपर आप तैयारी कर रहे हैं, कवर हो जाएगा उसमें। तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दी गई है। और प्रीवियस की जो वीडियो है एनिमल टिश्यू की जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो बिना देर के हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू को। टिश्यू क्या है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से समझा रखा है एनिमल टिश्यू में। अब देखिए, सबसे पहले जब कोई आप प्लांट को देख रहे होते हैं ना, तो उसके दो पार्ट को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक होता है सूट यानी कि जिसे आप कहेंगे स्टेम या तना, और एक होता है रूट यानी कि एक होता है जड़। देखिए, एक चीज को और समझ लीजिए, बाइलिंगुअल ये कंटेंट रहेगा पूरा साइंस, लेकिन स्पेशली प्लांट टिश्यू जो है ना, आप कोशिश करिए कि इंग्लिश के टर्म्स को ही यूज करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विविज्योतिक उत्तक ना लिख करके मेरिस्टेमेटिक उत्तक लिखा जा रहा है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका एग्जामिनर भी इंग्लिश में ही लिख के दे दे रहा, ट्रांसलेट कर नहीं रहा। दूसरा, इस सब्जेक्ट को, सॉरी, इस टॉपिक को आप अगर इंग्लिश में करते हैं ना, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। बाकी मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, इसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं रहेगी। मैंने आपको कहा कि दो पार्ट होता है, एक होगा आपका सूट जिसको आप स्टेम कह सकते हैं या तना वाला पार्ट, और एक हो गया आपका रूट यानी कि जड़। तो देखिए, ये जो आप सेक्शन यहाँ से जो देख रहे हैं, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है जो ब्रांच में, शाखाओं में विभाजित है, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे यानी कि जड़ कहेंगे। मतलब पौधा का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है। तो पौधे का जो भाग जमीन के नीचे होगा, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पा रही होगी, उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, प्लांट का, उसको हम कहेंगे सूट, सॉरी रूट कहेंगे, ठीक है। बाकी जो जमीन से ऊपर का जो लेयर आप भाग देख पा रहे हैं, पार्ट देख पा रहे हैं प्लांट का, पौधा का वह भाग जो जमीन के ऊपर होगा, जैसे कि आपका ये तना हो गया, फल, फूल, पत्ते, ये सारी की सारी, इसे हम क्या नाम देंगे सर, सूट का नाम देंगे, या स्टेम, या फिर इसे ही हम कहते हैं तना।
मतलब दो चीज क्लियर है। दो चीज में मैंने आपको क्या क्लियर करवाया सर, एक हो गया रूट और एक हो गया स्टेम। रूट क्या कहेंगे सर, जमीन के नीचे जो होगा, और जमीन से ऊपर का जो भाग होगा उसको हम सूट कह रहे होंगे। दो भाग क्लियर है, दो पार्ट क्लियर है, ठीक है भाई आगे बढ़िए। अब दो टर्म और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको आगे तकलीफ देगी, लेकिन अब समझ लीजिएगा तो नहीं देगी। एक होगा नोड, जिसको हिंदी में कहेंगे हम लोग गांठ, ठीक है, और एक होगा इंटर नोड। इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए जब बात होगी नोड की या फिर गांठ की, इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है हर चीज, मतलब मैंने कहा ना नोट इतने अच्छे से प्यार से डिजाइन किया गया सिस्टमेटिक वे में, कि जहां से कोई शाखा आपने, देखिए कोई भी प्लांट को लिया होगा तो आपको इस प्रकार से, अगर ये कोई स्टेम है, तना है, तो यहाँ पे एक गांठ मिलेगा, एक गांठ यहाँ मिलेगा, यहाँ से एक आपको तना, एक ब्रांच बढ़ते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, कोई आपको लीफ पत्ती दिख गई इस प्रकार से, ठीक है, इधर से एक और निकलते हुए आपको दिखेगी। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो सेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, गांठ, जहां से ब्रांच निकलेगी, ठीक है, मतलब जहां से कोई ब्रांच या फिर पत्तियां, या यहीं से आपको देखने को मिलेगी कोई पत्तियां निकल गई है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका नोड, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नोड, ये हो गया आपका नोड। और दो नोड के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, यानी कि ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर नोड। क्लियर है भाई। चलिए आइए इस फिगर को देखिए ध्यान से। यहां लिखा क्या गया है गांठ के बारे में, नोड के बारे में, जहां से कोई ब्रांच या पत्तियां निकलनी होती है। सिंपल सा आपने देखा होगा, घास भी अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े घासों के जो आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा इस प्रकार से आपको यहाँ पे कोई आपको एक गांठ मिलेगा इस प्रकार से, फिर निकले हुए मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इसका। तो ये क्या हो गया, गांठ हो गया, जहां से दूसरी ब्रांच निकल गई है या फिर कोई पत्तियां आपको यहाँ से निकलती है। तो समझ में आ गया गांठ क्या होता है। और दो गांठ के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहेंगे सर, इंटर नोड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम वेयर अ ब्रांच और लीव्स आर टू इमर्ज, और इंटरनोड का मतलब क्या आ गया, दो गांठ के बीच जो स्पेस होगा आप इसको इंटरनोड कहेंगे। द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, यानी ये जो आप स्पेस देख रहे हैं दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको आप कह रहे हैं इंटरनोड। और नोड क्या हो गया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू को। देखिए दो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई। एक क्या मैंने बताया, रूट के बारे, एक मैंने सूट के बारे बताया, एक मैंने नोड और इंटर नोड। क्लियर है ये सारी चीजें। अब जब बात होगी प्लांट टिश्यू की, यानी कि पादप उत्तक की, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए दो पार्ट को डिवाइड तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को मैं आपको समझा दूं। देखिए एक को हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है समझिएगा, ठीक है ना, इसका मतलब आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और एक को कहेंगे डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसके मीनिंग को समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए एक वर्ड है आपको डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज को क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब क्या कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे। मतलब कि दो चीजें आपके पास रखी हुई है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है सर, रेक्टेंगुलर है, और ये कैसा है सर, सर्कल है। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं सर, ठीक है। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये समझ गए थोड़ा बहुत कि हाँ सर हम जहां पर कोई चीज को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। अब एक और फिगर मैं आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए कि इस फिगर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, तो नहीं, यानी कि आप यहाँ पे इसको क्या कर पा रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार प्लांट के टिश्यू में भी क्या देखने को मिलता है। अच्छा चलिए और मैं थोड़ा चीजों को आसान करता हूं। जैसे कि डिफरेंशिएट करने का मतलब ये कि आप किसी भी व्यक्ति को जब देख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो आप इसको देख करके क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये इस व्यक्ति का आंख है, इसकी ये नाकें हैं, इसकी ये क्या हो गई, मुंह हो गई, ये इसकी कान है, ये इसकी हाथ हो गई, ये इसकी लेग हो गई। मतलब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब मैं एक और ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं इस प्रकार से, देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे एक अब मुझे ये बताइए कि इस ऑर्गेनिज्म को या फिर इस जीव को देख करके क्या आप कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन इसका रेस्पिरेटरी, यानी कि कहां से ये जीव सांसें ले रही होगी, कहां इसका डाइजेशन हो रहा होगा,
कौन सा पार्ट इसका बकल पार्ट है यानी कि माउथ पार्ट है, नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा सर, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं डिटेल करूंगा। देखिए इसको मैं इतना इसीलिए कर रहा हूं ना क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। अब एक चीज को ऐसा समझिए कि अभी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। बिल्कुल सर, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण क्या हुआ, चीजें आसान हो गई। चीजें आसान हो गई मतलब क्या है कि सर अभी यहाँ पे इस शेप को और इस शेप को पहचानना किस में आसानी है सर, तो आप बोलेगा सर इसमें आसानी, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होने के कारण इस कारण यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, ये इतना डेवलप नहीं कर पाया। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे अनडिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पे जो चीजें बहुत पुरानी है, तो आपने देखा होगा कुछ जो पुरानी चीजें हैं भाई बहुत ज्यादा टिपिकल होती है उसको समझने में। यानी कि ये बहुत ही प्रीमिटिव नेचर की है, यानी कि कहा जाए ये बहुत ही ज्यादा प्रीमिटिव है, यानी कि ये बहुत ओल्ड वर्जन है ना। कहा आपने सुना होगा ना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, सबसे पुराना है। फर्स्ट जनरेशन क्या बहुत पुराना है। तो आपने इसमें देखा होगा जो स्टोरेज कैपेसिटी है, कंप्यूटर बहुत स्लो चल रही है, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होते चली गई। तो धीरे धीरे एडवांस होते चली गई तो क्या हुआ, चीजें और आसान होती चली गई, है ना। तो उसमें आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। तो अनडिफरेंशिएटेड मतलब एक तो ये हो गई कि आप उसके किसी भी ऑर्गन को या उसके किसी भी पार्ट को क्या कर नहीं पा रहे होंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, और ये बहुत ही प्रीमिटिव नेचर के होंगे। लेकिन जब बात होगी डिफरेंशिएटेड की, यानी कि ये हाईली टेक्नोलॉजी पे अभी बेस्ड होगी, जिसपे आप हर एक चीज को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और ये क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन पे होगा। क्लियर हो गया भाई? मैंने देखिए बहुत तरीके से हर एक चीज को मैंने बता दिया है। यहां से जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, ये आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, चलिए बाकी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये जितनी भी बातें बोली गई उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़िए। तो हमने ये बताया कि जो आपकी प्लांट टिश्यू है उसको हम क्या करेंगे, दो भाग में या दो उसके टाइप्स होंगे। एक तो ऐसा टाइप्स होगा जिसको हम कह रहे होंगे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू होंगे, और एक हो गए डिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू। मतलब कि प्लांट टिश्यू एक ऐसा होगा जिसको आप क्या कर पाएंगे भाई, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, और एक ऐसा प्लांट टिश्यू होगा जिसको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, मतलब उसके हर एक पार्ट को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसके एक किसी भी पार्ट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। कौन सा पार्ट इसका हाथ है, कौन सा पार्ट इसका पैर है, कौन सी हाथ पार्ट इसका नोज है, मतलब कुछ भी चीजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अब जब अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझिए, जब बात है अनडिफरेंशिएटेड की, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल आपका डिवाइड होगा। क्योंकि अब समझिए ये मैंने क्या बताया, ये आपका ओल्ड वर्जन है, तो अब इसको ओल्ड वर्जन से क्या किया जाएगा, लेटेस्ट वर्जन में लाया जाएगा। तो लेटेस्ट वर्जन में लाने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेल में क्या होगा भाई, डिवीजन होगा ना, समझिए, तब तो जाकर के सेल और ज्यादा उसको एडवांस बनाया जाएगा, ऐसा समझिए। और जो डिफरेंशिएटेड है ये तो ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन में, तो इसमें क्या ही चेंज करना, इसलिए यहां पे जो सेल होगी वो डिवाइड नहीं करेगी। क्लियर है? तो अब इस जो जहां पे सेल आपकी डिवाइड होगी, यानी कि जहां पे हमने कहा अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू, उसकी जो एग्जांपल है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी हिंदी में कहेंगे विभज्योतिकी उत्तक। और जिस टिश्यू की सेल में कोई डिवीजन नहीं मिलेगा, जो लेटेस्ट वर्जन का जिसको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, उसको आप कहेंगे परमानेंट टिश्यू, यानी कि अस्थाई उत्तक। क्या यहां तक चीजें समझ में आई है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इस टिश्यू के सेल क्या होंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन में है, तो फिर ये क्या होगा, आपका लेटेस्ट वर्जन में आएगा, है कि नहीं भाई? और यहाँ पे अब एक एक ये सब एक एक लाइन है जहां से सवाल बना है। तो इस टिश्यू में, किस टिश्यू में, यानी कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, आपका सेल डिवाइड करेगा सर, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन में अनडिफरेंशिएटेड है, इसके किसी भी पार्ट को आप डिफरेंशिएट पहचान नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, इस टिश्यू के सेल में जो कोशिका द्रव्य है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, बहुत ही हाईली डेंस्ड होंगे। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होंगे, कोशिका द्रव्य हिंदी वाले लिख लेंगे आप।
और इसमें अब देखिए सेल है तो इसका सेल वाल होगा भाई। अब प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। तो इसकी जो सेल वाल वो किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी। नेक्स्ट इसमें जो न्यूक्लियस हो गया प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना ये ओल्ड वर्जन का ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो अब इसको हम डेवलप करेंगे तब जाके न्यूक्लियस भी क्या होगा भाई? डेवलप करेगा। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, यानी कि बहुत अधिक विकसित केंद्रक इसमें नहीं मिलती है। और इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब वैक्यूल्स ये सब तो मैंने सेल्स में पढ़ा दिया, इसलिए उसको अभी यहीं रखिए, बहुत ज्यादा फिर आप कंफ्यूज ना हो। यहां से सवाल क्या क्या बनेगा चलिए पहले अब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जो चीजें मैंने आपको बता दी है भाई, एक बार मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूँ और फटाफट सवाल का नेचर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कैसी है, डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिफरेंशिएटेड, मतलब आप डिफरेंस कर पा रहे हैं कि कौन हाथ है कौन पैर, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है, क्योंकि ये आपका एकदम प्रिमिटिव नेचर का, यानी कि कहा जाए कि अभी बेबी मतलब कि बन रहा है, तो जब बेबी का जब मतलब कि फॉर्मेशन है एम्ब्रॉय स्टेज में आप समझिए, तो आप उसके किसी भी पार्ट को क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे नहीं, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड। अब उसका सेल में डिवीजन होगा धीरे धीरे, फिर आप उसके सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो वो आपका क्या आ जाता है? कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। और ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बता दिया कि इसमें सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा, पहला पॉइंट। इसमें जो कोशिका द्रव है यानी कि साइटोप्लाज्म बहुत अधिक मात्रा में होंगे। जो न्यूक्लियस होंगे बहुत अधिक विकसित नहीं होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होंगे। सेल वाल सेल्यूलोज से बना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सेल देखिए सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ये सारे ऑर्गन है भाई, मैंने सेल चैप्टर में पढ़ा है। क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू कैसे बना होगा? सेल से बना होगा। अब रही बात परमानेंट टिश्यू, तो इसमें सेल का तो डिवीजन ही नहीं होगा, इसमें सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे का पूरी तरह से क्या हो चुका है भाई? हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रखा। तो अब इसमें कोई भी हमें नीड नहीं है क्या करने की भाई? उसको लेटेस्ट अपडेट करने की, ठीक है। तो इसमें सेल का डिवीजन ही नहीं होता। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे चीजों को आगे लेके चलते हैं अब इसको समझिए। पहले इन सारी चीजों को क्लियर कर लेता हूं ताकि एकदम आप रिदम में बने रहिएगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही है। बहुत तरीके से भाई मैं करवाया हूं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक बार अगर आप पढ़ लिए आपने समझ लिया सर प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हैं, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड और एक होता है डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड में अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, यानी ये सबसे ओल्ड वर्जन है, प्रिमिटिव नेचर है, यानी अभी एम्ब्रॉय स्टेज में, भ्रूण अवस्था में, अभी इस बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ऐसा समझिए, ठीक है। तो भाई अब डेवलपमेंट होगा तो इसमें क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा, इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, इसमें न्यूक्लियस बहुत अधिक विकसित नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म बहुत अधिक मात्रा में होंगे, सेल डिवाइड होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, सेल वाल सेल्यूलोज का बना होगा और वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक यानी कि विविज्योतिकी ऊतक के पास। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब बात होगी तो इसको फर्दर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो इसकी जो ओरिजिन है और एक इसकी लोकेशन के आधार पर, ठीक है ना। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा। आप एनसीईआरटी 10th का खोल लीजिए, 9th का खोल लीजिए, ये आपको नहीं मिलेगा भाई। यानी ये ओरिजिन के बारे में नहीं चर्चा है, लेकिन रेलवे आपसे पूछ रहा है, बीपीएससी आपसे पूछ रही है, जेपीएससी आपसे पूछ रही है, दरोगा बिहार दरोगा आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवीजन है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ जो डिवीजन है दो भाग में हम करते हैं। एक तो ओरिजिन, जो मेरिस्टेमेटिक का जो ओरिजिन है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो लोकेशन होता है, उस आधार पे हम दो भाग में बांटते हैं। ओरिजिन के आधार पर एक होगा प्रो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम हो गया, एक होगा प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और लोकेशन के आधार पर हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक हो गया आपका लैटरल मेरिस्टेम। अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओरिजिन के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवीजन है इसको। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखेंगे जो मेरिस्टेम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो हम दो पार्ट देखेंगे या फिर उसको जो हम डिवाइड करेंगे, एक तो ओरिजिन के आधार पर और एक लोकेशन के आधार पे। तो सबसे पहले ओरिजिन के आधार पे देखा जाए तो जिसे हम कह रहे हैं सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम। इसका मतलब क्या है?
जो सबसे पहले आया होगा, यानी कि जो सबसे इनिशियल स्टेज, जैसे कि कोई बेबी बोर्न हो रहा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रॉयक, यानी कि ये डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, ठीक है, यानी कि अभी कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट अभी नहीं बना है, जस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रोमेरिस्टेम। यहां से सवाल बनेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे सवाल बनेंगे। नेक्स्ट दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी कि प्रो मेरिस्टेम के बाद जो आएगा वो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे, यानी डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। तो एम्ब्रॉय का फिर क्या होगा, डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, तो वो उसके बाद का जो डेवलपमेंट फेज होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। अपियर्स अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, यानी कि एकदम इनिशियल स्टेज, प्लांट का जो इनिशियल स्टेज होगा वो स्टेज को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। एग्जाम्पल होगा एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम। यही सवाल आपसे पूछा गया था कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो किस में आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, प्राइमरी सॉरी प्रो में या प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में। तो एपिकल किस में आएगा मेरे भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम में। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये किस में आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम में। ये तो खैर अभी नहीं पूछा गया, ये दोनों आपसे पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये समझ के चलिएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एपिकल या इंटर कैलरी किस में है, प्रो मेरिस्टेम का पार्ट है या प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। प्राइमरी मतलब क्या है कि प्रो मेरिस्टेम के बाद जो आएगा वो होगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी कि जस्ट इसके फर्दर जो डेवलपमेंट फेज जो मिलता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और इसका एग्जाम्पल ये हो गया। और तीसरा जो है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि प्राइमरी के बाद जो आपका आएगा वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, appears later than प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा इंटरफेसिकल एंड कॉर्क कैम्बियम, यानी कि जो डाइकॉट स्टेम है, ये सब डाइकॉट मोनोकॉट ये सब मैंने बता रखा है। वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम ये आपको नहीं पूछेगा, अभी तक आपसे ये जो पूछा जा चुका है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में और इंटर कैलिलरी मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। तो इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन पूछा जाएगा किस में होगा, तो ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा। क्लियर है मेरे भाई, चलिए, यानी आपने क्या देख लिया, मेरिस्टेम जो एक अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू है जिसमें क्या है कि आपका सेल का डिवीजन हो रहा होगा, हाईली डेंस में साइटोप्लाज्म होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, वैक्यूल एब्सेंट होंगे, और एक पार्ट मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने बताया था कि जो सेल वाल है वो आपका सेल्यूलोज के बने होते हैं। इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो ऑरिजिन, यानी कि इसकी जो ऑरिजिन है भाई, मतलब कोई चीज आया जो है ना वो आया, उसके आधार पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटते हैं। एक प्रो मेरिस्टेम जो एकदम इनिशियल स्टेज है, यानी कि भ्रूण अवस्था की बात है, जो प्लांट कोई डेवलप कर रहा होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसके बाद जो होगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम, और उसके बाद जो आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी का एग्जांपल है आपका एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में कहाँ कहाँ स्थित है, उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्ष, यानी कि टिप में पाया जाएगा, जैसे कि आपका ये रूट है, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये हो गया आपका रूट, ठीक है। तो जो इस रूट का जो टिप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, यानी कि ये शीर्ष हो गया। यहाँ पे कौन सा उत्तक देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो उत्तक देखा जाएगा इसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आपका मैं दिखाऊं अगर आपको कि यहाँ पे आपका कोई एक नोड है, अब यहाँ से एक ब्रांच निकल गया इस प्रकार से, इसमें अब पत्तियां आ गई, तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो इसका शीर्ष पार्ट हो गया, ये जो शीर्ष पार्ट है यहाँ पे, यानी कि ये इस पार्ट में कौन सा टिश्यू होगा, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होगा। क्लियर है भाई। इसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, तो देखिए ये जो अच्छा चलिए एक एक करके पहले हम लोग डिस्कशन ही कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगी। चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेरिस्टेम ऑन द, देखिए कंटेंट इतने तरीके से चीजें बनाई गई ना एकदम सिस्टमेटिक वे में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब हम जो डिवाइड कर रहे हैं फर्दर किस आधार पे, लोकेशन के आधार पे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्ष विभिज्योतिक के उत्तक के बारे में। समझिएगा एक एक करके। एपिकल मैंने इसका मतलब क्या बताया, जो टीप में होगा, यानी कि जो शीर्ष में होगा। एपिकल मेरिस्टेम, अच्छा ये आपका किस में आएगा, प्रो में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, तो यही आपका क्वेश्चन है, प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा। क्लियर हो गया।
कहाँ ये प्रेजेंट होगा? सूट के शीर्ष में। अब समझिएगा दोस्त, सूट का मतलब क्या? तना, यानी कि जो पार्ट जमीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो अब जमीन के ऊपर जो देख रहे हैं, और जमीन के ऊपर में भी कहाँ? तो टीप में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगा? तो एकदम टीप में, यानी कि शीर्ष में देखने को मिलेगा। और जो आपका रूट है, रूट के शीर्ष में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है एक एक चीज। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब देखिए, शीर्ष में होने के कारण, यानी कि ये आपका, जैसे कि यहाँ पे कोई एक आपका हो गया, ये आपका रूट वाला पार्ट इधर हो गया, ठीक है। तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ रहेगा एकदम शीर्ष में, एपिकल पार्ट में। अब यहाँ से कोई आपका, इधर से आपका कोई एक ब्रांच निकल गया, इधर से तना निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका शीर्ष में, यानी कि टीप में क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या होगा? टीप में है, इसको खींचेगा, खींचने से क्या होगा? इस प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन भी समझ में आ गया। क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। क्लियर? तो देखिए, शीर्ष में होने के कारण इसमें विभाजन होगा, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जिसमें क्या होगा मेरे भाई? ये प्रिमिटिव ओल्ड वर्जन है, तो इसमें डिफरेंशिएट, अब क्या होगा? इसमें सेल का डिवीजन होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन देखने को मिलेगा। अब ये डिवीजन कहाँ पे होगा? तो जो टिप पार्ट देख रहे हैं, चाहे सूट का, तना का आपका टिप हो, या रूट का टिप पार्ट हो, वहां पे क्या होगा? विभाजन होगा, तो जिससे पेड़ की लंबाई और जड़ की लंबाई बढ़ेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो प्लांट की जो लंबाई होती है या इंक्रीज होती है, या रूट की जो लंबाई इंक्रीज होती है, उसके पीछे कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो होगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ रहा है भाई, जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है, ओल्ड वर्जन है, जहां पे सेल का डिवीजन होगा। अब ये सेल का डिवीजन एपिकल अगर आगे लगा तो कहां पे होगा? एपिकल पार्ट में, शीर्ष पार्ट में, टिप पार्ट में। और अगर कोई चीज को ऊपर से, अगर आप, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, ऐसे, अब यहां से इसको खींचिए और यहां से खींचिए, ये रूट जड़ हो गया, और ये आपका कोई भी प्लांट की शाखा, तो खींचने से इसकी लंबाई ही बढ़ेगी ना भाई। ये रूट की लंबाई बढ़ा दिया, ये प्लांट की लंबाई बढ़ा दिया। चलिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट एंड लेंथ ऑफ रूट। एग्जाम्पल हो गया आपका रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि रूट में आपको मिलेगा ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सूट के जो भी पार्ट आप टिप देख रहे हैं वहां पे मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या करेगा? लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे। दूसरा जो इसका डिवीजन है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये क्या होता है भाई साहब? अंतर्वेशीय विविज्योतिकी उत्तक। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। इंटर कैलरी का मतलब समझिए क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था नोड और इंटर नोड के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन क्या हो गया आपका? नोड। ये हो गया नोड, और इस बीच वाले सेक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे? इंटर नोड, ठीक है। तो देखिए, इंटर कैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपका कौन से में, किस में आएगा? प्राइमरी में, प्रो में, या सेकेंडरी में? तो आपका ये आएगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में। क्लियर है? ये आपका मैंने अभी बताया है। ये कहाँ मिलेगा ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो ये आपको मिलता है अकर्स बिटवीन टू नोड और इंटर नोड, यानी कि दो नोड के बीच में या फिर इंटर नोड में आपको ये उपस्थित होती है ये उत्तक, ठीक है। तो अब यहाँ एक लाइन मिसिंग हो चुका है, जो आप लिख लीजिएगा। इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है? तो यहाँ पर उपस्थित है आपकी कौन सी टिश्यू भाई? बताइएगा। यहाँ पे उपस्थित है सर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या करेगा भाई? यहाँ पे डिवीजन होगा इस टिश्यू में, क्योंकि भाई ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है, और अगर इसमें डिवीजन होगा तो इसमें क्या होगी? यहाँ पे इस इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज करेगी। समझ में आया? यानी आपने ये देख लिया कि कोई ये आपकी कोई भी प्लांट है, और ये हो गया आपका रूट पार्ट, ठीक है। तो रूट की लंबाई यहाँ पे हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे कोई नोड हो, इंटर नोड है, या जैसे यहाँ से कोई ब्रांच निकला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच निकला होगा तो यहाँ पर भी नोड होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी पतिया है, यहाँ पे भी पतिया होगी, यहाँ पे भी पतिया होगी। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो कौन सा टिश्यू होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे कौन होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या करेगा? इसकी लंबाई को इंक्रीज करेगा, इंटर नोड की लंबाई को। और यहाँ पे भी क्या है? ये नोड है, ये नोड है, तो इसके बीच में ये क्या कहलाएगा? स्पेस, इंटर नोड। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
अब देखिए कोई प्लांट आपका है इस प्रकार से, अभी कुछ समय के बाद 5-6 साल के बाद आपको यही ट्री की जो मोटाई आपको इतनी दिखती है ना। तो ये जो गर्थ की बात हो रही है, यानी कि कहा जाए इसकी थिकनेस या इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई के पीछे एक उत्तक होता है। तो भाई मोटाई यहाँ पे क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। लेकिन कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर, उसे हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में कहते हैं हम उसको पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक। ठीक है, ये याद रखिएगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम भी कहते हैं, और एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल आपका। ठीक है, पार्श्व हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नहीं, मतलब मना ही पढ़िए इस चैप्टर को तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसका है, तो याद रखिएगा ये प्राइमरी में भी आता है और सेकेंडरी, दोनों में इसको रखा जाता है। तो जो भी ऑप्शन मिलेगा उसमें टिक आउट कर लीजिएगा। ये क्या करता है, इंक्रीज गर्थ यानी कि थिकनेस को, यानी कि प्लांट की जो मोटाई को इंक्रीज करने में मदद करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, अकर्स ऑन लैटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। जैसे कि ये आप प्लांट को देख रहे हैं, यहां पर आपका उपस्थित होता है कौन सा उत्तक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। और ये जो आपका टीप हो गया, ये जितने भी शीर्ष पाद में क्या हो जाएगा, आपका एपिकल हो जाएगा। और इंटरनोड यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा भाई, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैं एक अब प्लांट का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सारे टिश्यू से रूबरू करवाता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, देखते चलिएगा। ये हो गया रूट पार्ट। अब इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या, शूट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि ये रहा भाई, आगे निकल जा, चलिए इसको मैं आज अच्छे से ही दिखाता हूँ। चलिए देखिए, एक आपका ये नोड हो गया, यहाँ पे एक नोड ये रह गया, एक नोड यहाँ से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांच भी निकलेंगे आपका, जैसे कि एक ब्रांच यहाँ इधर निकल गया, एक ब्रांच आपका इधर निकल गया, ये निकल गया, ये निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। अब फिर यहाँ भी नोड हो सकता है भाई, यहाँ भी नोड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से कुछ ब्रांच फिर से निकल जाएगी, या यहाँ से डायरेक्ट पत्तियाँ ही निकल जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखिएगा, समझिएगा, ये जो रूट का जो जड़ का जो टिप पार्ट है, यहाँ पे इसकी लंबाई को बढ़ाने में कौन सा टिश्यू मदद करेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस प्लांट का, अच्छा यहाँ पे भी टिप पार्ट जो देख रहे हैं, ये सब जो टिप में आपको मिलेगा कौन सा टिश्यू, इसकी लंबाई बढ़ाने में, तना की लंबाई बढ़ाने में, तो भाई एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ नोड है, यानी कि इस स्पेस को क्या कहेंगे, इंटरनोड, इस स्पेस को इंटरनोड, इस स्पेस को इंटरनोड। तो इसे अभी देख रहे हैं, कुछ सालों के बाद आप देखिएगा ये इसकी जो लंबाई है ना बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। ठीक है, यही प्लांट, तो इसकी लंबाई क्यों बढ़ गई, यहाँ पे कौन सा टिश्यू मददगार रहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभज्योतिकी उत्तक में कौन सा उत्तक, तो सर उसे हम कहते हैं सर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है। अब इसकी मोटाई इंक्रीज हो जाती है, जो यहाँ लैटरल यहाँ पे उपस्थित होता है कौन सा उत्तक, उसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो चलिए, ये रह गया आपका पूरा का पूरा पार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे। अब आइए एक बार फिर से हम लोग देख ले कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एकदम डायग्राम से चलिएगा एक एक चीज को। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ आप पहुंच चुके हैं, क्या क्या चीज़ें आपके खत्म हो गए, आप समझते चलिएगा। देखिए ये रहा, यहाँ से हमने आपको कहा सर प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये रहा आपका प्लांट टिश्यू, जिसको हमने दो भाग में बांटा। एक अनडिफरेंशिएटेड होगा प्लांट टिश्यू, यानी कि जिसको आप अंतर नहीं कर पा रहे होंगे, उसके किसी भी ऑर्गन को आप अंतर नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग स्टेज का प्लांट हो रहा होता है, एम्ब्रियोइक स्टेज का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम किसका नाम से जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से। अभी स्टार्टिंग फेज में तो यहाँ पे भाई क्या होगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, सेल का डिवीजन होता है ना, जैसे ये कोशिका, अब ये विभाजित हो गए 3 4 5 कोशिकाओं मान के चलते हैं। ठीक, अब ये फिर से विभाजित हुआ, ऐसे ही ना होता भाई, सेल डिवीजन क्या होगा, ऐसे ही होगा, फिर से जाके ये भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे 4 पार्ट में विभाजित हो, यहाँ 3 पार्ट में, फिर यहाँ पे 2 पार्ट में, 2 पार्ट में, फिर से यहाँ 2 पार्ट में, फिर जाके ये आपका 1 पार्ट में विभाजित होगा, ये 1 पार्ट में, फिर से 1 पार्ट में। तो ये आपका फाइनल स्टेज पहुंच गया, फर्दर ये आपका विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये डेवलप्ड हो गया। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब यही था, जिसमें क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा। और ये भाई इनिशियल स्टेज का पार्ट है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है हाईली डेंस होता है, न्यूक्लियस काफ़ी डेवलप नहीं होते, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि भाई ये अभी इनिशियल फेज में तो ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे आपका जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है ये तब। ठीक है ना, यानी यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये फिर धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएगा तो वो आपका परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेता है, इसको हम कहते हैं स्थायी उत्तक, इसमें सेल का डिवीजन नहीं होता।
अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दो भाग में बांट दिया, एक तो ऑरिजिन के आधार पर यानी कि जो इसका इनिशियल ऑरिजिन हो रहा है, एक तो प्रो, उसके बाद प्राइमरी जिसका एग्जांपल है एपिकल, इंटरकैलरी, और लैटरल जो रहेगा वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में रहेगा। और लोकेशन के आधार एपिकल यानी कि जो टिप में प्रेजेंट होगा, रूट और सूट में जो लंबाई को इंक्रीज करेगा प्लांट की और जड़ की, उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के इंटरनोड में उपस्थित होता है और इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की थिकनेस, गर्थ या मोटाई कह सकते हैं, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। क्लियर है भाई? अब ये आपका किस में आएगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें आ जाएगा, इंटरकैलरी इसमें आ जाएगा, और रही बात लैटरल तो इसमें भी जा सकता है और इसमें भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या बच गया मेरे भाई? अब हमारा बच गया है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो फाइनली डेवलप्ड हो चुका है, जिसको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उसके हर एक एक ऑर्गन को। चलिए परमानेंट टिश्यू को अब हम लोग स्टडी करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए अब यहां से अब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। चलिए, तो परमानेंट टिश्यू भी दो भाग में बटेगा, एक होगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किसको कहेंगे सिंपल? देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब यहाँ पे ये सारे मैच्योर्ड हो गया, मतलब ऐसा समझिए कि अब बच्चा जो है पूरा का पूरा विकसित हो गया है, बड़ा हो गया। ठीक, तो जो सिंपल परमानेंट है उस वो जो बना होता है वन टाइप ऑफ सेल के, मतलब ये कि जैसे कि कोई आपका ये आपका एक टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर ये है तो इसमें जो भी सेल्स मिलेंगे आपको, देखिए रेड कलर यानी कि एक टाइप के ही आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब बात होगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जब आप देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए रहेगी। देखते चलिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेड भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ब्लू भी आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से मल्टीपल टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन बने, ऐसा टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ऐसा नहीं अब ये डिवाइड होगा, ये डिवीजन नहीं करेगा भाई, ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, डेवलप्ड कर चुका है। मतलब अब आप समझ चुके हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि ये डिफरेंट टाइप के कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू को। तो चलिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू की जब बात होगी तो इसको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका पैरेनकाइमा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम तीन पार्ट में बांट रहे हैं, एक पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। वही बात अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैरेनकाइमा की बात करेंगे। पैरेनकाइमा क्या हो गया तो अब समझिएगा, देखिए तीन पार्ट है, क्या क्या है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये कैसा टिश्यू है भाई? ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मतलब ये इसमें आप हर एक चीज को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, ये डेवलप्ड स्टेज में है आपका। तो इसमें तीन पार्ट होगा, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन पार्ट है। पैरेनकाइमा, ये देखिए पी फॉर पैरेनकाइमा, पी फॉर प्रीमिटिव, यानी कि ये बहुत पुराना होता है, यानी कि सबसे पुराना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सबसे प्रीमिटिव टिश्यू कौन होगा? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में तो कौन होगा भाई? पैरेनकाइमा होगा। क्लियर है? चलिए, पैरेनकाइमा ये जो टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट होता? तो देखिए इनिशियली अभी बेबी डेवलप्ड हो चुका, बन चुका है, आप उसके हर एक ऑर्गन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए ना कि अभी एम्ब्रियो स्टेज में जो था, अभी कुछ भी इस बेबी का आप कोई भी, इस प्लांट का आप कोई भी पार्ट को डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट तना है, कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्लावर है, नहीं। यानी ये कौन सा टिश्यू हो गया सर? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। लेकिन अब ये जो प्लांट है, मतलब आप इसके हर एक पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी और क्या मिलेगा भाई? डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से फाइनल ये स्टेज पहुंच चुका है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ रहा ना चीज? बिल्कुल सर। अब देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए जब इस प्लांट को आप देखिएगा तो इसके जो कुछ पार्ट है, जैसे कि पत्तियां हो गई, इसकी जो जड़ें हैं कंपैरेटिवली इस जड़ से क्या होगी? थोड़ी लचीली होगी, क्योंकि अभी ये डेवलप्ड हो रहा होगा, सेल में अभी विभाजन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और ये कंप्लीटली जब विकसित हो जाएगा बच्चा, तो फिर उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, नहीं होती ना, ऐसे ही प्लांट भी नहीं बढ़ता, तो इसकी जड़ें मजबूत रहेगी। लेकिन इस केस में आपकी जड़ें, क्योंकि आप क्वेश्चन बोलेंगे सर जड़ तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, लचीला तो वो होता नहीं है,
लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि उस प्लांट की जो अभी ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। तो प्लांट का वो भाग जो थोड़ा लचीला होता है वहां पर उपस्थित होता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पैरेनकाइमा प्लांट के ऑलमोस्ट सभी जगह उपस्थित होते हैं। ये आप ऐसे भी याद रखिएगा। पौधे के ऐसे भाग जो लचीला होता है वहां ये पैरेनकाइमा पाया जाता है, जैसे कि तना हो गया, पत्ती, लीव्स, फ्लावर में, फ्रूट में, ऑलमोस्ट सभी जगह में आपको प्लांट में देखने को मिल जाते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है। स्टेम, रूट्स, जड़ वगैरह। चलिए, पैरेनकाइमा सबसे पुराना हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। पैरेनकाइमा की जो सेल वाल है ये काफी पतली होती है, यानी कि इसकी जो सेल वाल, अगर आप इसका सेल देखिएगा तो इतनी पतली है, ठीक है। लेकिन कॉलेनकाइमा का सेल देखिएगा तो आपको इस प्रकार से थोड़ी सी मोटी मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैक्टिन है ना, वो आपका कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है जो जमा हो जाता है, जिसके कारण आप देखिए इसकी सेल वाल मोटी हो जाएगी। फिर जब आप स्क्लेरेनकाइमा का देखिएगा तो इसमें और भी, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन आपका जमा होना स्टार्ट हो जाता है सेल वाल में। लेकिन पैरेनकाइमा की सेल क्या होती है, सेल वाल थिन होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज डिपोजिशन नहीं होता। और ये सेल वाल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। आगे बढ़िए। पैरेनकाइमा में याद रखिएगा जो सेल्स होगा, भाई पैरेनकाइमा क्या है, एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर ये टिश्यू है तो किससे मिलके बना होगा सर, नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे जो उपस्थित सेल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। अगर लूजली पैक्ड है यानी कि उसके बीच में कुछ स्पेस होगा सर, बिल्कुल होगा, तभी तो लूजली पैक्ड। अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो वो इस प्रकार से टाइटली पैक्ड होंगे। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे ये जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, इसमें जो सेल्स की जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है, यानी कि यहाँ पे लार्ज स्पेस होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, कोशिकाओं के बीच में यहाँ स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब कि ये आपका पैरेनकाइमा टिश्यू है, तो इसमें आपको जो सेल है इस प्रकार से यानी लूजली पैक्ड मिलेंगे, यानी इनके बीच आपको क्या है, गैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब इसके लूजली पैक्ड होने के कारण एक और ये फंक्शन भी करती है, उसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़े, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया पैरेनकाइमा में क्या होगा, पैरेनकाइमा टिश्यू के जो इंटरसेल्युलर सेल स्पेस में वहां पे उपस्थित होंगे, बिल्कुल, क्योंकि लूजली पैक्ड है भाई। आर फाउंड इन दिस टिश्यू, अंतःकोशीय रिक्त स्थान अधिक होती है, बिल्कुल। ये सभी क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। सेल वाल थिन होती है और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, वेरी प्रीमिटिव होती है। ये कहाँ मिलेगा, तो ऑलमोस्ट प्लांट का ये पार्ट याद रखिएगा सभी जगह में देखने को मिलती है। ये सब क्वेश्चन है आपके। चलिए, और ये जो सेल होते कैसे होते, लिविंग सेल है। मैंने क्या बताया, ये ग्रोइंग फेज में प्लांट है अभी भाई, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, तो ये लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका होती है। इसका कार्य क्या है पैरेनकाइमा का, ध्यान से समझिएगा। ये कार्य क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। कौन, आपका पैरेनकाइमा। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, अगर प्रकाश संश्लेषण ये कर रही है सर, है ना, अगर ये प्रकाश संश्लेषण कर रही है तो इसमें क्या उपस्थित होगा, हमें ये बताइएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी होगा, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, देख ले रहा हूँ मैंने लिखा कि नहीं, बिल्कुल भाई मैंने लिखा होगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा। भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा तो क्लोरोफिल तो होंगे ही ना होंगे। चलिए आ गया, ये पहले इसका फंक्शन समझ लिए। एक तो फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने में मदद करता है। चलिए, अब ये प्लांट में खाना कहाँ बनता है, लीफ में, पत्ता में, यानी कि लीफ में मैंने बताया था पैरेनकाइमा टिश्यू उपस्थित होता है। हाँ जी। अब दूसरा इसका काम है स्टोरेज करने का, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये स्टोरेज करने का काम करती है। ये सिक्रेशन करती है, ठीक है। सिक्रेशन भी कुछ जैसे कि वैक्स, जैसे कि भाई मतलब कि धूप में जब प्लांट हो रही होती है ना, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो वो अगर धूप के कारण क्या होगा, प्लांट से ट्रांसपीरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन है बहुत अधिक आए होगा, यानी कि गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, वाटर जो लॉस अधिक होगी प्लांट से, तो भाई प्लांट को पानी अधिक चाहिए होगा, नहीं तो फिर प्लांट क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो ये सिक्रेशन करती है एक वैक्सी, यानी कि जैसे ठंड में आप वैक्स लगाते हैं ना, वैक्स क्रीम अपने बॉडी में, जिससे आपका बॉडी ड्राई नहीं होता है, तो ये ड्राई नहीं होने देता है। इसका एक ये कार्य भी ऐसे समझिए, ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन करता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलिए, इसके कार्य याद हो गए। सबसे मेन कार्य फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज करने का काम ये करता है, कौन, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल के अंदर क्या है भाई, हरित लवक, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। वैक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन है। पैरेनकाइमा टिश्यू में हरित लवक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल के अंदर उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं ना, जो हरित लवक होते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, जो हरित लवक है या क्लोरोफिल है उसको हम किस नाम से जानते हैं प्लांट में? तो उसमें हम क्या पैरेनकाइमा टिश्यू में उसमें हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट, पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल के बीच में क्या होता है? लार्ज स्पेस होता है, मैंने अभी बताया था। अब देखिए यहाँ पे लार्ज स्पेस है, ठीक है, सेल के बीच में। तो लार्ज स्पेस होने के कारण ये क्या करता है? बायंसी फोर्स, ठीक है, बायंसी फोर्स मतलब क्या होता है? जो ऐसा फोर्स जो आपको ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट है, यानी कि जो जलीय पादप है, यानी कि पानी में जो प्लांट आपको देखने को मिलता है ना, वो तैरते हुए मिलता है ना। अगर वो पूरा पानी में डूब जाएगा तो वो जीवित नहीं, तो वो तैरने में मदद कौन करता है? जो जितने भी जलीय पादप है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर अंदर में होती है कोशिका की, उसमें इतने स्पेस होती है जिसके कारण पैरेनकाइमा, यानी कि नीचे से पानी क्या करती है? एक फोर्स लगाती है, क्या? बायंसी फोर्स, और इसका वेट नीचे काम कर रहा होता है, तो बायंसी फोर्स अधिक होने के कारण ये अपने आरामी से यहाँ पे फ्लोट कर पाता है, तैर पाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का ये सब लाइन है मेरे दोस्त। तो पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल के बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण, बायंसी फोर्स के कारण एक्वेटिक प्लांट जो होती है जल में, यानी कि जलीय पौधा तैर रही होती है। क्लियर है? एक्वेटिक प्लांट के देखिए यहाँ भी याद रखिएगा, जलीय पादप जो है उसके जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, देखिए एक तो प्लांट ऐसा है जो जमीन में है ना, और एक प्लांट आपका क्या है मेरे भाई? पानी में भी आपको देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। तो जो पानी में जो प्लांट है उसको हम एक्वेटिक प्लांट कह रहे हैं, और उसमें जो टिश्यू होता है पैरेनकाइमा टिश्यू ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको कहते हैं एरेनकाइमा। याद रखिएगा ये सभी चीजें। और जो थल में, जो लैंड में जो प्लांट है, उसमें जो टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या कहते हैं? उसको हम पैरेनकाइमा कहते हैं। और इस पैरेनकाइमा टिश्यू को एक्वेटिक प्लांट में क्या नाम से जानते हैं? एरेनकाइमा। और इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरित लवक, उसको हम क्या कहते हैं भाई? कॉलेनकाइमा के नाम से जानते हैं, क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। पैरेनकाइमा का जो सेल का जो शेप होता है, बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स शेप देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राउंड शेप भी मिलेगा, ओवल शेप भी मिलेगा, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, यानी कि इसकी जो शेप या स्ट्रक्चर क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो पैरेनकाइमा आपको क्लियर है कि नहीं भाई? ये सारी चीजें देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। पैरेनकाइमा हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू में कॉलेनकाइमा के बारे में। तो चलिए अब हम लोग कॉलेनकाइमा के बारे में देखते हैं। ये रहा आपका कॉलेनकाइमा। तो सबसे पुराना परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेनकाइमा था। तो कॉलेनकाइमा के बारे में सबसे याद रखिएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको लीफ स्टक में, यानी कि जो आप इस प्रकार से देखिएगा, जो पत्तियां है ना, पत्तियां में इस प्रकार से धागे नुमा, इस प्रकार से सिरे नुमा मिलता है ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग वहीं पर स्थित होता है आपका कॉलेनकाइमा, ठीक है, लीफ स्टक में। और बिलो द एपिडर्मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस समझ में आ रहा ना? आउटर लेयर जो होता है, स्किन जो आपको मैंने बताया था एनिमल टिश्यू में, उसी प्रकार जो प्लांट में भी तो भाई आपका आउटर लेयर है। तो वो आउटर लेयर किसका बना होता है? एपिडर्मिस से। तो ये जैसे कि पत्तियां हैं, तो इसका आउटर लेयर में यहाँ पे ही आपका उपस्थित होता है ये कॉलेनकाइमा। क्लियर है भाई? तो लीफ स्टक एंड बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर के नीचे, एक देखिए ये बाहर वाला लेयर हो गया, और उसके नीचे आपका क्या उपस्थित होता है? कॉलेनकाइमा। और कहाँ पे? जो लीफ के जो स्टक है वहां पे, या उत्तक जो होती है पौधे के पत्ती के सिरा के नीचे एपिडर्मिस में पाया जाता है। इसकी सेल वाल कैसी होती है? तो थिक्ड होती है। कॉर्नर में जो इसकी जो सेल वाल जो होती है ना, थिक होती है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? दैट इज वेरी अच्छा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो मोटी होने के पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पर उपस्थित होता है सेल वाल में पेप्टिन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो इसलिए सेल वाल थिक हो जाती है। जैसे कि देखिए ये आपका कोई एक सेल वाल है, अब यहाँ पे आकर के पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया इसके किनारे किनारे, ठीक है, किनारे किनारे डिपोजिशन हो गया। तो अब ये सेल वाल देखिए थोड़ा मोटा नहीं हो गया भाई? हो गया मोटा, इसलिए मोटी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या डिपोजिशन हो जाता है? पेप्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो सेल जो उपस्थित है कॉलेनकाइमा टिश्यू में, अब यहाँ पे जो सेल के बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब होता तो है लेकिन वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी अंतकोशीय रिक्त स्थान बहुत कम होती है। मतलब जो आपको मैंने पैरेनकाइमा में जो इतना स्पेस आपको दिखाया इनके बीच में, कोशिका के बीच में, लेकिन यही आप कॉलेनकाइमा में देखेंगे वो आपका बहुत ही कम यहाँ पर गैप देखने को मिलता है, ठीक है, ये गैप रहता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया सर।
दे आर, ये कैसा सेल होता है, इसमें उपस्थित होते हैं, तो ये भी सेल ये में जो होती है कोलेनकाइमा में जीवित कोशिका होती है। इसका कार्य क्या है सर, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट आपने देखा होगा तना को मोड़ा भी होगा तो वो मुड़ जाता है, टूटता नहीं है तुरंत। अब आप उसको इतना ज्यादा मोड़ देंगे तो अलग बात है, पतिया को भी मोड़िएगा तो वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कैसे आता है सर, लचीलापन कैसे आता है, तो कोलेनकाइमा के कारण ही आता है। इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे आप उसको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबली या लचीलापन आप उसको देखने को मिलता है आपको। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी करने में ये कोलेनकाइमा मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। दिस टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कहाँ, कोलेनकाइमा में। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और दूसरा इसका कार्य क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कोलेनकाइमा। सेल कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, सेल वाल थिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टिन, बहुत ही इन लार्ज वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, थिक होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द एपिडर्मिस। ये लाइन एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। एपिडर्मिस समझ रहे ना, आउटर लेयर जो होता है, जो आपका स्किन है वो आउटर लेयर पार्ट है भाई, लाइनिंग जो आपको देखने को मिलता है। आपको मैंने बताया भी एपिथेलियल टिश्यू के बारे। अब अंतिम टिश्यू देखेंगे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जिसको हम लोग कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। अब देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा क्या है मेरे भाई। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्टेम, ये कहाँ मिलेगा आपको स्क्लेरेनकाइमा, तो आपको स्टेम में मिलेगा। अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन ऑफ लीफ, पत्तियों के सीरा में। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स में, यानी कि जैसे कि कोई बीज हो गया, आपको कोई नट है जो हार्ड कवरिंग जो हो गया, ठीक है, जो सीड को आप देखते हैं ना, उसको जो बाहर में एक हार्ड कवरिंग होता है, एक लेयर होता है, वहां पे उपस्थित होता है स्क्लेरेनकाइमा। और पत्तियों की जो सीरा वहां पे मिलेगा, वेस्कुलर बंडल जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये तो आपको कहाँ मिलेगा, ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। इसकी सेल वाल बहुत ही ठीक होती यानी मोटी होती, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है इसके सेल वाल में, इसके बाहर सेल वाल में यहाँ पे एक लेयर बन जाता है किसका, लिग्निन का। एक केमिकल सब्सटेंस होता है ये, जिसके कारण मोटी हो जाती है लेयर। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होता है सेल के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। और ये टिश्यू कैसे होती है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि इसमें जो उपस्थित कोशिका है या जो सेल है वो डेड है। अब ये डेड हो गए भाई, इसलिए तो काफी हार्ड हो जाता है ये, यानी कि एकदम डेवलप्ड फेज में हो गया, यानी बूढ़ा बन चुका है अब ये, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मेक द प्लांट हार्ड, यानी कि कोई भी प्लांट को हार्ड बनाने में, स्टफ बनाने में आपका मदद करता है, यही स्क्लेरेनकाइमा में, ठीक है ना। आपने देखा होगा नारियल का जो बाहर का जो लेयर है एकदम हार्ड है मेरे भाई, वो हार्ड किस लिए है, यही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण है, ठीक है। इसमें जो मोटाई है कौन सी केमिकल सब्सटेंस, तो लिग्निन, याद रखेगा, कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। और ये बहुत ही प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मेक्स द प्लांट को हार्ड बनाता है। बाहर से कोई भी मतलब कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट जब बहुत ही वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, ओल्ड स्टेज में, तो उसका बाहर का लेयर काफी मोटा हो जाता है। आप उसमें कुछ करते भी हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड तो करता ही है, साथ के साथ ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो जैसे कि आप उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको खाल का नाम से बोलते हैं ना, और इस खाल का आप उपयोग ईंधन में भी करते हैं। ये क्या होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही होता है। समझ में आ गया। अब चलिए, तो ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का सारा पॉइंट क्लियर, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब देखिए, आपने देखा था परमानेंट टिश्यू सर, जिसमें हमने ये बताया था कि जिसमें क्या होगा सर, जिसको हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी कि इसमें आप हर पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा था। तो एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि यहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगे, और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग देखते हैं किसको, जाइलम और फ्लोएम को। देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम की बातें हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखेंगे तो एक हो गया आपका जाइलम और एक हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम में जो प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, और जाइलम पैरेनकाइमा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ट्रैकिड होता है वो डेड होता है, वेसल्स डेड होती है, जाइलम फाइबर डेड होती है,
केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ सभी आपके लिविंग आपको देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। तो ये याद रखिएगा जाइलम में क्या क्या पाया जाता है, पहले ये कौन कौन से 4 एलिमेंट आपको, ठीक है, ये 4 एलिमेंट याद रखिएगा, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से जाइलम पैरेन्काइमा केवल लिविंग होता है। फ्लोएम में 4 एलिमेंट होता है, सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड होता है, बाकी सभी जीवित होते हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले जाइलम को देख लेते हैं, जाइलम का फंक्शन क्या है और इसके चारों एलिमेंट का कार्य क्या है, फिर फ्लोएम को देखेंगे। चलिए, अच्छा एक चीज और समझिए, जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, ठीक है, यहाँ लिख दिया गया, बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ऑफ वस्कुलर बंडल। मतलब जाइलम और जो फ्लोएम है दोनों संचालन उत्तक है, मतलब संचालन करने का काम करती है। अभी मैं बताऊंगा क्या संचालन, जैसे कि प्लांट में क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए, तो पानी का संचालन। अब प्लांट में जो प्लांट को खाना भी तो चाहिए, तो वो भी खाने का संचालन ये जाइलम और फ्लोएम ही करती है। और संवहनी बंडल बनाती है, यानी कि वेस्कुलर बंडल, यानी कि एक वेस्कुलर संवहनी होता है जिसके माध्यम से पानी का या फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है प्लांट में। तो ये किसके माध्यम होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ जाइलम, यानी कि जाइलम का कार्य क्या है, समझिए। सबसे पहला कार्य वाटर का कंडक्शन करना, यानी कि जल संवहन करती है। वाटर कंडक्शन में मदद कौन करता है, वो 4 एलिमेंट में जो आपका ट्रैकिड है और जो वेसल्स है, ये आपका मदद करती है वाटर कंडक्शन करने में। यानी कि अब आप ऐसे समझिए, मैं आपको अभी फिगर भी लाया हूं, प्लांट का ये जो सूट पार्ट है और ये आपका जो रूट पार्ट है, तो यहाँ से पानी जड़ इसको क्या कर रही है भाई, लेके जा रही है, ठीक है ना, पानी लेकर के गई है, जड़ ऊपर लेकर के जा रही है, ठीक है। तो ये कौन मदद करता है, जाइलम। जाइलम आप ऐसे लिखते हैं ना, जाइलम, जा से जल भी होता, तो ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर कंडक्शन में काम करता है। और इसमें वो कौन सा एलिमेंट है, ट्रैकिड और वेसल्स मदद करता है। और जो उसके बाद का जो आप, अच्छा, और जाइलम का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना और फूड को स्टोरेज करना, ठीक। तो अब फाइबर जो आपका है, यानी कि जो तीसरा जो एलिमेंट आपने देखा था जाइलम फाइबर, ये क्या करता है, इस ट्रैकिड को और इस वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए जाइलम का कार्य क्या हो गया, प्रोवाइड सपोर्ट। तो देखिए जाइलम एक तो वाटर कंडक्शन कर रहा, तो इस वाटर कंडक्शन में कौन सा 2 एलिमेंट होगा, ट्रैकिड और वेसल्स, और इस जाइलम का कार्य सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट में वो 4 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है, तो जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जाइलम स्टोरेज भी करता है फूड को। अरे भाई प्लांट ने खाना बनाया, अब मान लीजिए 2-3 दिन तक भाई सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ी, तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो खाना कहाँ से लाएगा प्लांट, आप जाके दीजिएगा नहीं। तो वो स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो जाइलम स्टोरेज करती है। तो जाइलम में भी कौन सा एलिमेंट स्टोरेज करके रखता है, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ इसको मैं रिवीजन करा दिया हूँ, देखिएगा। फंक्शन ऑफ जाइलम की अगर बात कर लिया जाए, इसका काम क्या है, वाटर का कंडक्शन करना। किसके द्वारा होता है, ट्रैकिड और वेसल्स के द्वारा, जो क्या होता है सर आपका, डेड होता है। देख लीजिए एक बार, ट्रैकिड और वेसल्स क्या होता है, डेड होता है। और इसका काम क्या, सपोर्ट। सपोर्ट कौन करता है, तो वो आपका जाइलम फाइबर करता है, ये क्या होता है आपका, डेड होता है। फूड स्टोरेज का काम, फूड स्टोरेज करना फंक्शन है जाइलम का, जिसमें मदद कौन करता है, पैरेन्काइमा, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, जो क्या होता है आपका, लिविंग होता है। चलिए अब बात करेंगे फ्लोएम की। यहाँ एक लाइन लिखा गया है नोट करके, जाइलम जो है क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर वर्टिकली, एक ही दिशा में, यानी कि जड़ से पानी को ऊपर तक लेकर के जाने का काम करता है जाइलम। ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी लेकर के आता है, ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्शन में भी। मैं उसको फिगर में भी दिखा दूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगी। तो जाइलम क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर वर्टिकली, 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 यानी कि इस प्रकार से पानी को ये ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। वर्टिकली ऊपर एक डायरेक्शन में ही जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा पानी, नहीं, ठीक है, रूट से सूट में जाएगा पानी। चलिए आगे बढ़िए। अब फ्लोएम का फंक्शन देख लीजिए। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या, फ्लोएम, 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 पी से फ्लोएम, एफ आ रहा ना, फ्लोएम, तो फा से क्या हो गया, फूड भी हो गया, फूड भी लिखते हैं ना, फूड। तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम में उपस्थित जो चारों आप एलिमेंट को देखे हैं, सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, देखिए सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पाई, ये सभी क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें से एक आपका डेड होता है फ्लोएम फाइबर।
तो ये अब फूड को ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद कर रहा है, वाटर कंडक्शन में कौन मदद कर रहा है, जाइलम। जाइलम में चारों एलिमेंट का कार्य मैंने आपको बता दिया है। फ्लोएम का काम क्या है भाई, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब ये जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे पानी केवल रूट से शूट की तरफ गया तो, लेकिन जो खाना बनाया प्लांट ने, तो अब देखिए खाना जो बना है मेरे भाई, अब इस प्लांट ने खाना बनाया, यहाँ पत्तियों में खाना बनेगा, तो ये खाना आएगा इस प्रकार से। अब इधर भी पार्ट है कुछ प्लांट का, तो ये खाना इधर भी जाएगा और खाना नीचे भी तो जाए, जड़ में यहाँ पे भी कुछ, तो देखिए यहाँ डायरेक्शन देखिए, नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी, यानी कि बोथ डायरेक्शन होता है। यानी कि जो फ्लोएम जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, यानी बाई डायरेक्शन, नीचे भी ऊपर भी। लेकिन जो जाइलम पानी को लेके जाता है कहाँ से, नीचे से, जल और न्यूट्रिएंट्स को। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक फिगर के माध्यम से चीजों को क्लियर करता हूं। देखिएगा इस फिगर को ध्यान पूर्वक अगर देखिए तो ये आपका कोई एक प्लांट है और ये हो गया आपका फ्लोएम, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोएम। फ्लोएम ये आपको दिखाया गया रेड कलर वाला, ठीक है, जो साइड में है। और आपको देखने को अगर मिलेगा ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो ये हो गया आपका जाइलम, ये हो गया आपका जाइलम जो बीच में, ये क्या कर रहा, पानी नीचे से, देखिए डायरेक्शन दिखाया गया, ये सभी जगह पानी लेकर के भेज दिया गया पूरे प्लांट में, ठीक है। देखिए अगर मैं दिखाऊं ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो इसका डायरेक्शन देखिए पानी कैसे जा रहा है, थोड़ा और मैं जूम कर दूं, देखिए इस प्रकार से पानी को लेके जाया जा रहा ऊपर में, है ना, ऐसे, यानी एक डायरेक्शन में, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, ये मतलब एक ही डायरेक्शन वर्टिकली ही पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका जाइलम। लेकिन जो खाना बना है, खाना कहाँ बना है भाई, फूड का निर्माण कहाँ होता है, फूड का निर्माण पत्तियों में हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे जो खाना बना है इस प्रकार से देखिए ऊपर भी जाएगा, इधर भी, तो प्लांट के सारे पार्ट में जाना और इधर नीचे भी आएगा, तो देखिए बोथ डायरेक्शन हो गया ना। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे खाना बना तो यहाँ से नीचे आएगा, इधर से ऊपर भी जाएगा, यहाँ खाना बना तो यहाँ से नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। तो यानी कि बीच में क्या उपस्थित होगा, देखिए बीच में जो आपको उपस्थित है जाइलम, यहाँ से ऐसे, और किनारे साइड में, लेटरल साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका फ्लोएम टिश्यू। क्लियर है, फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना इन बोथ डायरेक्शन। चलिए साहब, ये आपका होता है समाप्त पूरा का पूरा पार्ट। जैसे कि अब आप समझिए कि पूरा का पार्ट कैसे समाप्त होता है। देखिए हमने आपको बताया था क्या कि प्लांट टिश्यू में सर आपको पढ़ना क्या है, अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, और फिर आपने लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा। डिफरेंशिएटेड जिसमें डिवाइड नहीं करेगा सेल, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर आपने देखा पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फिर आपने क्या देख लिया, जाइलम और फ्लोएम को। तो समाप्त हो गया। अब कुछ चीजें हैं समझ लीजिए, यहाँ से भी सवाल आपका बनता है, मैं आपको यहाँ पे करा ही दे रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से इसी में मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये 10th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक प्लांट में ही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ना होता है। ये इसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है एपिडर्मल सेल और एक होता है स्टोमेटा। तो आप नाम सुने ना, एपिथिलिया यानी कि एपिडर्मिस के बारे में मैंने बताया था, स्किन यानी कि जो आउटर लेयर होता है, जो कवरिंग करने का। तो उसी प्रकार प्लांट में भी बाहर एक आउटर लेयर होता है, जब भाई जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा बाहरी चीजों को अंदर आने से, कोई भी डस्ट पार्टिकल को, अनवांटेड चीजों को, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, एपिडर्मिस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी जो सबसे बाहर का जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें सेल्स जो होता है एपिडर्मिस, यानी कि इस एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस लेयर में होते हैं और विदाउट इंटरसेल, कोई भी स्पेस नहीं होगा। बिल्कुल स्किन में भी मैंने बताया था कंटिन्यूअस लाइनिंग रहती है, कोई भी स्पेस नहीं होती है, तभी तो भाई बाहर से, अगर स्पेस होगा तो बीच से कोई भी चीजें अंदर आ जाएगी ना। अगर दरवाजा इस प्रकार से बीच में गैप छोड़ दे, कोई अंदर घुस जाएगा, दरवाजे का दोनों फाटक सटा हुआ था। उसी प्रकार ये सेल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूअस लेयर में होती है, ठीक है, ठीक है सर। अब एपिडर्मल सेल में क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, यानी कोशिका द्रव्य कम होता है। वैक्यूल्स की जो साइज होती है वो लार्ज होती है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। एपिडर्मिस सेल के बाहर एक थिक लेयर होता है, इसके बाहर एक थिक लेयर होता है जो कवर्ड होता है, और वो मेनली जैसे कि ठंड, मैंने आपको बताया था वैक्स के बारे में, क्रीम यूज करते हैं ठंड में। तो ये जो एपिडर्मिस जो सेल है ना, इसके बाहर एक थिक लेयर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाहर एक थिक लेयर बन गया, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये लेयर बन गया है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन या क्यूटिकल कहते हैं, ठीक।
और ये क्या करता है, कुछ चीज का सिक्रेशन करता है जिसको बोलेंगे वैक्स या वैक्सी, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है। मेनली करता क्या है ये कि अब इस प्लांट पे धूप पड़ रहा, मान के ऐसे चलिए कि ये आपका कोई एक लिप्स है, कोई एक पत्ता है ये, ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये भाई ये पूरा जो आपको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गया, इसका आउटर लेयर हो गया एपिडर्मिस, इसमें सेल्स उपस्थित है, एपिडर्मल सेल उपस्थित है। तो इसके जो आउटर लेयर यहाँ पे ये क्या होगा, क्यूटिकल उपस्थित, तो यहाँ पे जो धूप जो पड़ रही है ना, तो ये क्या करता है, वैक्स रिलीज करेगा इसके ऊपर। ये क्या करेगा, वैक्स रिलीज करके क्या करेगा, इससे जो वाटर का जो लॉस होगा वो लॉस को रोकने का काम करता है। स्पेशली डेजर्ट जो रेगिस्तान में जो प्लांट है ना, वहां पे इस क्यूटिकल का मेन यही कार्य होता है, वाटर को प्रिवेंट करना, लॉस होने से प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं हैं उसको कम कर देता है। क्योंकि भाई डेजर्ट क्षेत्रों में धूप बहुत पड़ रही है, तो भाई पानी क्या हो जाएगा, जो भी इसको मिला वो तुरंत पानी भाई क्या हो जाएगी, भाई एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो ये प्लांट तो मर जाएगा, है ना, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी ऐसे। तो डेजर्ट प्लांट में आपको वहां पे आउटर लेयर बहुत ज़्यादा थिक मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये सब क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, देखिए। तो एपिडर्मिस सेल के बाहर एक थिक लेयर होता है जो कवर्ड होता है वैक्सी से, सर्दियों में, देखिए मैंने वही बातें यहाँ लिख दी है। दिस थिकर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल या क्यूटिन भी कहते हैं। देखिए क्यूटिकल जो थिक लेयर होता है जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से। डेजर्ट प्लांट में, रेगिस्तान के जो पादप प्लांट पेड़ में एपिडर्मिस है जो थिक वैक्सी होती है, कोटिंग ऑफ क्यूटिकल या क्यूटिन भी कहते हैं। अब ये रूट में प्रेजेंट नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और ये सिंपल सा बात है ना भाई, रूट तो भाई जमीन के अंदर, अब वहाँ धूप की किरणें जाएगी नहीं, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ही क्यों, तो वहाँ पे फिर क्यूटिकल या क्यूटिन का उपस्थिति क्यों ही चाहिए भाई, नहीं चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट होती है। क्लियर, ये बात यहाँ लिखी गई। अब कुछ स्टोमेटा के बारे में भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका स्टोमेटा, ठीक है। देखिए स्टोमेटा मतलब क्या है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा मतलब रंध्र। इन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि जो एपिडर्मिस जो सेल अभी आपने देखा ना, जैसे कि उसमें एक पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है गैसों का। देखिए दो प्रकार के स्टोमेटा होते हैं, एक होता है डाइकॉट स्टोमेटा और एक होता है मोनोकॉट स्टोमेटा। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मोनोकोट जो डाइकॉट स्टोमेटा जो होता है ना, डाइकॉट स्टोमेटा का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बीन शेप, यानी कि जो राजमा का शेप जो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये आपको राजमा लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये राजमा लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और बीच में आप देखिए यहाँ पे एक पोर बन गया, इस पोर को ही कहते हैं स्टोमेटा। ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया गार्ड सेल, इसको कहते हैं। अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये आपका एक लेयर बन गया है, ये वाला जो लेयर देख रहे हैं सब्सिडियरी, मतलब उसके बाहर एक ऐसा ही सेल उपस्थित हो जाता है। क्लियर है, और यहाँ आपका बाहर हो गया एपिडर्मिस सेल, ठीक। तो समझ में आ गया, यानी यहाँ से आपको क्या पता चल गया, स्टोमेटा में मेनली स्टोमेटा कह किसको रहे हैं, देखिए स्टोमेटा कह किसको रहे हैं, इसको पढ़िए इस लाइन को अच्छे से। स्मॉल पोर्स जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं एपिडर्मिस में, ये पूरा एपिडर्मिस वाला पार्ट है, इसमें ही आपको मैंने दिखा दिया, ये जो पोर आप देख पा रहे होंगे, ये पोर देखिएगा, ये जो छिद्र है इसको आपने स्टोमेटा का नाम दे दिया। डाइकॉट स्टोमेटा का जो शेप मैंने दिखा दिया बिन शेप होता है, और जो मोनोकोट स्टोमेटा जो होता है उसके शेप डम्बल शेप होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये डम्बल लाइक शेप है, ठीक है, ये शेप कैसा डम्बल लाइक से, ये गार्ड सेल हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये याद रखिएगा, मोनोकोट स्टोमेटा और आपका डाइकॉट स्टोमेटा और मोनोकोट स्टोमेटा में जो शेप होता है कैसा शेप होता है ये भी मैंने दिखा दिया आपका। स्टोमेटा पोर्स से मेन क्या काम है भाई, स्टोमेटा का मेन काम है जो पोर्स जो छिद्र है वहां से गैस का एक्सचेंज होता है, वायुमंडल में जाएगी, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस लेती है, और ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो यहीं पे तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है ना, जैसे कि आपका ये प्लांट की पत्तियां है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, लेती है एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस ये कहाँ होता है, तो पोर्स में, ये पोर्स जो देख रहे हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो आप पोर्स देख रहे हैं, ये जो छिद्र देख रहे हैं, यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, वायुमंडल से होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो धूप की किरणें जो पड़ती है या जो, तो उसके कारण क्या होता है, प्लांट से पानी क्या होता है भाई, भाप बन के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये पोर्स से भी होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया भाई कि वो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है या प्रिवेंट होता है जो वाटर लॉस, किस कारण क्या करता है, क्यूटिकल उसके लिए हेल्पफुल होता है, स्पेशली जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है।
चलिए, और अंतिम लाइन लिखा गया स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी सेल, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। जैसे कि आपका जो किडनी का जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इस प्रकार से है ना, इसको आप गार्ड सेल कहते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था गार्ड सेल के बारे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका गार्ड सेल, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है गार्ड सेल। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू फिनिश। अब प्लांट टिश्यू के हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया भाई, एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये रहा हमारा एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को भी इस प्रकार से हर एक चीज़ को हम लोगों ने समझते हुए ख़त्म किया। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू के क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद।